नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जल आपूर्ति के लिए बड़ा बदलाव, गांवों में पंचायतें करेगी रख रखाव। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पेयजल पहुंचाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नई नई पहल कर रही है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जल आपूर्ति के लिए बनाई गई नल जल योजनाओं का संचालन पंचायतें करेंगी, जिनकी मदद के लिए पानी समितियां बनाई जाएंगी और सरपंच इसके अध्यक्ष होंगे। इतना ही नहीं, समितियों में 50% महिलाओं को जगह मिलेगी। इसके तहत पहली बार नए कनेक्शन पर 1 से लेकर 10,000 रुपए तक जन सहयोग राशि लेने का प्रावधान किया गया है। पानी समितियों को अंत्योदय विधवा और दिव्यांगजन परिवारों का मासिक शुल्क 5 से 10% तक कम करने का अधिकार भी होगा और जल संरक्षण के लिए अपव्यय रोकने पर समितियां 200 से 500 रुपए तक जुर्माना भी लगा सकेगी। योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण नल जल योजना संचालन संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 तैयार कर आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। ग्राम पंचायत नल जल योजना के संचालन संधारण रखरखाव मरम्मत उन्नयन सुनिश्चित भी करेंगी। जलकर का निर्धारण, पंपिंग के लिए बिजली बिलों का भुगतान, जल संरक्षण के काम भी पंचायतों की देखरेख में होंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन में 18,000 से ज्यादा योजनाएं बनाई गई हैं। पहले इनका संचालन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जरिए करने की योजना बनाई गई थी और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मांगा गया था। लेकिन कैबिनेट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद योजना के संचालन का जिम्मा पंचायतों को सौंपने का फैसला किया है। तो अब जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की परेशानी होती थी या वहां पर हैंडपंप खराब हो जाते थे, उसके लिए पीएचई विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता था, उन्हें शिकायत देनी पड़ती थी, उनके यहां पर जाकर के शिकायत करनी पड़ती थी, तब जाकर के कहीं समस्या का समाधान हो पाता था। लेकिन अब पंचायत स्तर पर ही इन तमाम जो समस्याएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा और ये जो पानी समितियां बनाई जाएंगी, ये इसका संचालन खुद ग्राम पंचायत करेगी। इसके अध्यक्ष सरपंच होंगे और गांव की ही 50% महिलाओं को इस पानी समिति में शामिल किया जाएगा। यानी कि अब ग्रामीण लोग ही अपने पानी की व्यवस्था कर पाएंगे, जिससे बेहतर सुविधा लोगों को मिलेगी और 10,000 ऐसी पानी की समितियां पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बनाई जाएंगी। तो कैसे लोगों की पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ये बड़ा फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए और हर घर में जल पहुंचाने के लिए, हर घर में नल पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। अब पानी समितियां इसका रखरखाव करेंगी, साथ ही जो शुल्क, जो टैक्स लगाया जाता है वो भी पानी समितियां ही वसूलेंगी। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार पानी का अपव्यय करता है, यानी कि फालतू पानी बर्बाद करता है, तो उस पर वहां पर टैक्स लगाने की भी जिम्मेदारी उनकी होगी। यानी कि तमाम जो अब जिम्मेदारी रहेगी वो पूरी तरीके से पानी समितियां संभालेगी। तो जुर्माना लगाने का अधिकार भी पानी समितियों को रहेगा। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा सुधेंद्र मोहन शर्मा जी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में नरेंद्र सिंह राजपूत जी से करूंगा। नरेंद्र जी, ये जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे इस फैसले को देखते हैं और क्या लगता है कि इस फैसले के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है उसका समाधान हो सकेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो पूर्व से ही राष्ट्रीय ग्राम में जो समितियां बनी, पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति, ये पूर्व से ही बनी हुई है। लेकिन फिर भी यदि अभी सरकार ने पानी समितियां बनाने का निर्णय लिया है और उसमें सरपंच को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या सिर्फ समितियां बना देने मात्र से जल आपूर्ति निरंतर बनी रहेगी? क्या मात्र पानी समितियां बना देने से जो नल जल योजना है वो सुचारू रूप से संधारित और संचालित रहेगी? मैं कहूंगा यहाँ नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त तकनीकी अमला उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत, जैसे आपने भी कहा कि जल का अपव्यय यदि कोई करता है तो उस पर हम जुर्माना लगाएं, टैक्स। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण आबादी है
अभी तक तो उनके मन में यही है कि सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, हम क्यों टैक्स दें। हम्म, जबकि कुछ पंचायतों द्वारा 60 रुपए से 100 रुपए का कर निर्धारित किया गया। मैं मेरी स्वयं की बता रहा हूं आपको, मैंने 100 रुपए निर्धारित किया है, हम्म, लेकिन 100 कनेक्शनों पे भी 100 रुपए आएगा तो 10,000 आता है श्रीमान जी। हम्म, अब उस 10,000 क्या हम पानी लीकेज ठीक कराएं, क्या पंप ऑपरेटर को वेतन दें, क्या तकनीकी अमला हमें बाहर से बुलाना पड़ता है। हम्म। तो पानी समितियां बनाने के उद्देश्य जब ही सार्थक होगा जब सरकार इस दिशा में एक ठोस कदम उठाए कि पंचायतों को कम से कम तकनीकी अमला उपलब्ध कराए। पीएचई द्वारा हम्म, केवल नल जल योजना हस्तांतरित की गई है, उसके हम्म। बाद किसी प्रकार से मदद नहीं की जाती। यानी कि पंचायत जो पानी समितियां बनाई जाएंगी उनके पास कर वसूली का जो है अधिकार रहे, जुर्माना लगाने का अधिकार रहे, लेकिन जो रखरखाव की जिम्मेदारी है, जो तकनीकी तमाम सारी चीजें हैं, वो सरकार और तमाम जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी वो उपलब्ध कराए। जी हाँ, ये तकनीकी अमला बहुत जरूरी है भाई साहब, हम्म, क्योंकि जब तकनीकी अमला नहीं रहेगा तो हम कहां से पाइपलाइन लीकेज ठीक कराने के लिए आज बुलाते हैं शहर से, हम्म, तो एक बार में 2,000 रुपए लेता है वो। हम्म, तकनीकी अमला हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। या तो पंचायतों में जो आप पानी समितियां बना रहे हैं उनको ट्रेंड किया जाए। देखिए जल की बहुत बड़ी समस्या थी भारत में, और भारत ने केंद्र सरकार ने इसकी योजना के लिए हर जल योजना को क्रियान्वित करने के लिए इसका टाइम पीरियड भी बढ़ाया है, 2028 किया है। और उसको, क्योंकि जल एक बहुत आवश्यक चीज है, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसका संरक्षण करना और उसका उपयोग करना और दुरुपयोग से बचाना। क्योंकि हमने देखा है ये 2 महीने बड़े ही जो ग्रीष्मकाल के होते हैं उस समय जल स्तर लगातार घट जाता है, और जिसके कारण बहुत व्याधियां आने लगती हैं ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। जिस तरह से मानव जाति दोहन कर रही है जल स्रोतों का, और उन पुराने जल स्रोतों के लिए उन्नयन नहीं किया जा रहा है ना, काफी कुछ चीजें हैं इस बारे में हम लोग कई बार बात और चर्चा कर चुके हैं। अब रही जो बात की जो सरकार इस तरह से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बजट एलोटेशन किया था, हर गांव में टंकियां बनाई थी, टंकियां के बाद पानी सप्लाई करने के लिए और नर्मदा और विभिन्न जल पानी को लाने के लिए प्रयास किए गए थे। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक प्रबंधन का पार्ट है, एक टेक्निकल पार्ट है। तो निश्चित रूप से ये देखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत के पास संसाधन कितने हैं, क्योंकि एक उनको बजट एलोटेशन किया जाता है। अब गांव में ये बहुत अच्छी चीज है कि जागरूकता होनी चाहिए लोगों के मन में कि हमें पानी कितना लेना है कितना, लेकिन वहां पे आवश्यकता इस चीज की रहती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये जिस तरह से बताया, उन्होंने भी बताया कि लोग ये समझते हैं कि ये सरकारी योजना है और उसमें शुल्क नहीं देना, तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता भले आप कितना ही लगा दें, क्योंकि हर घर से पैसा निकालना बहुत कठिन होता है। और वो आप नल काट दे तो वो दूसरे से यहाँ से उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू की जो समस्या है सबसे बड़ी, दूसरी समस्या है उसका टेक्निकल उपयोग करना। अब कोई चीज मोटर जल गई पानी की या पाइपलाइन की कहीं कुछ हो गई, तो उसका जो संधारण होना है, तो एक टेक्निकल टीम जरूरी है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में आप मानिए लगभग 700-800 घर होते हैं और वो बहुत बड़ा अमला होता है और काफी आबादी होती है, 2000 के लगभग आबादी माने या 1500 आबादी माने आप, तो ये आबादी इस तरह से। तो साथ साथ ये अच्छा है कि पर्यावरण और जल संरक्षण के बारे में लोगों को समझना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन इस चीज पे सरकार की जिम्मेदारी लोग समझने लगते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो कुछ ग्राम पंचायतें जरूर आइडियल काम करती हैं, ये माना जा सकता है, और लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में यही समस्या है कि वो चाहते हैं कि सरकार हमारी लिए करे और हम उसके लिए कुछ नहीं करें। तो इस तरह से अब सरकार क्या है, इतना बड़ा बजट देती है इसे, जो नल जल योजना के लिए किया, टंकी के लिए किया, अब वह चाहती है कि इसका संधारण वहीं की बॉडी निश्चित रूप से किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक, जिस तरह से नगर निगमों में होता है उसी तरह से टैक्स का रेवेन्यू जनरेट करने की पद्धति, और आप समय पे नहीं दे रहे तो उस पर सरचार्ज लगाना, आदि आदि चीजें उन्होंने लगाई हैं 110, और उसी के तहत छूट जैसे सीनियर सिटीजन को दी जाती है, दिव्यांग जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और
महिलाओं की सहभागिता उन्होंने 50% रखी है। मॉडल वही है जो शहर का है, वो उसको ग्रामीण परिवेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वहां पे एक नगर निगम होता है, उनके पास एक टेक्निकल टीम होती है, और नहीं है टेक्निकल टीम वहां पे भी नहीं है, तो वो लोग हायर करते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें आउटसोर्स पे आधारित हो गई हैं, आउटसोर्स पे भर्तियां होने लगी हैं, चाहे नगर निगम में हो चाहे कहीं, क्योंकि ये एक मॉडल है, क्योंकि अनुदान लेने के लिए विश्व बैंक या किसी भी जगह हम प्रोजेक्ट देते हैं, तो जब हम राशि लेते हैं तो वो आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मानते हैं कि आप सैलरी के बेस में क्या दे रहे हैं, तो आउटसोर्स के हिसाब से रखते हैं, ठीक। क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय रखने। तो ये सारी जो टेक्निकल कमियां हैं, वो बात इन पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ रेवेन्यू किसी से ग्राम से निकालना बहुत जटिल क्रिया है, और फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो निश्चित उसमें बिल्कुल। सुधार की आवश्यकता होगी, टूटन फूटन होगी, उसमें नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी आपको, सारी चीजें। तो उनके लिए एक बेसिक टेक्नोलॉजी का ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या पीएचई के तहत उनका एक रिलेशन होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि सरकारी विभाग अधिकांश खाली हो गए हैं, पीपीपी मॉडल पे हो गए हैं, संविदा पे आधारित ठीक हो है। गए हैं, तो ठीक है। उनमें सब चीजें प्राइवेटेशन, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक लेकिन है। हाँ, ठीक। साथ साथ तारीफ करने की बात यह है कि ये लोगों को जागरूकता लाने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सरकार अच्छा कर रही है ठीक कि है। व्यक्ति जो उपयोग कर रहा है अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से उपयोग करे, और उसका संरक्षण भी करे। ठीक है। जी। सुधींद्र जी, क्या लगता है सरकार के इस फैसले से पानी की समस्या से निजात मिलेगा? देखिए, पानी की समस्या से निजात मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन में इस बारे में दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, और उन्हीं का ये एक तरह से एक्सटेंशन है जो पानी समितियां बनाने का निर्णय है। अब जल जीवन मिशन में जो प्रावधान है वो केवल प्रावधान है, वो कानून नहीं है। तो वो सरकार, केंद्र सरकार की एडवाइजरी है जो राज्य सरकारों को है कि आप इस तरह से काम करिए। दूसरा, जो पानी समितियां बनाने का मध्य प्रदेश शासन का निर्णय है, वो इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जल जीवन मिशन में, जो पानी की पाइपलाइनें पहुंचा दी घर घर तक, अब उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा। तो जो इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल गैप है, उसके बीच में जो गैप है, उसको पूरा करता है, ये बता दो। दूसरा, ये जो मॉडल है कि हमारे गांव में पानी समितियां हो, ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो 2009 में लॉन्च हुआ था और 2019 तक चला, उसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। और इसमें बहुत बहुत मोटा फर्क ये है, बड़ा फर्क ये है कि 2009 से 2019 तक चलने वाले एनआरडीडब्ल्यूपी में हमारे पास विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी होती थी, जो सरपंच के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो उसका पंचायत से अलग कंट्रोल होता था। लेकिन मध्य प्रदेश की जो पानी समिति कानून अब बनने वाला है, या बन चुका है, या बनने वाला है, उसमें ये जो पानी समिति है, इसके अध्यक्ष सरपंच साहब होंगे। तो वो सरपंच साहब खुद केवल पंचायत के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो पहले जो हमारा निर्णय लेने का और पंचायतों को मजबूर कर देने का जो अधिकार समुदाय के पास था, वो समुदाय के पास अब नहीं रहेगा, वो इन पानी समितियों के पास रहेगा, जो कि पंचायतों के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो समुदाय की भागीदारी लेकिन इन समितियों में भी तो वही ग्रामीण लोग रहेंगे। इन समितियों में जो प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो रहेंगे, लेकिन जो चुने हुए नहीं हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं होगा। यहाँ पे पंचायत सचिव महोदय भी हैं, उनको पता है कि ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होना और ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होने में फर्क है। दूसरी बात, जो कंट्रीब्यूशन पहले होता था एनआरडीडब्ल्यूपी में, वो 5% से 10% के बीच में होता है। उसको अभी ये कर दिया गया कि आपको 10,000 रुपए देना है। तो ये प्रतिशत से हटा के 10,000 रुपए कर दिया गया है, या जो भी हमारी पानी समिति तय करे। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास में एक रेगुलेशन है जिसको हमारी पंचायतें तय करें, और उसके बाद में फिर उसको रेगुलेट करें, और ठीक से हमारे काम को फंडिंग ठीक से मिले। उसके लिए हमारे गांव से 10,000 रुपए अगर देना है तो हम 10,000 रुपए दे दें अपने काम। लेकिन इस बीच में एक बहुत अच्छी बात हमारे पंचायत सचिव साहब ने कही, और वो ये थी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, या पंचायत में है, या पानी समिति में भी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उसकी ट्रेनिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन में 5% सॉफ्ट फंड्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट सपोर्ट के लिए।
वो ट्रेनिंग का पैसा जो है वो ब्लॉक स्तर तक पता नहीं आता है नहीं आता है, और ब्लॉक में भी ट्रेनिंग जो है वो खानापूर्ति के लिए होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये पानी समिति अब बने, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इस पे विशेष ध्यान दें कि हमारी जो पानी समितियां हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, या जो महिलाओं की समिति जो वाटर क्वालिटी के लिए बनने वाली है, जिसमें 5 महिलाएं होंगी, वो भी जल जीवन मिशन का नया प्रावधान है। 5 महिलाओं की जो समिति बन रही है वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, इन सब की लगातार ट्रेनिंग हो। और ये ट्रेनिंग बहुत सारे हेड्स में होती है, जैसे तकनीकी कि भाई हैंडपंप रिपेयर कैसे होता है, हैंडपंप खराब कैसे होता है, हमारी मोटर अगर जल गई तो क्या करेंगे, पाइपलाइन का संधारण कैसे होता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ग्रामीण खुद अपना मेंटेनेंस करें, लेकिन जो काम कर रहा है उसके ऊपर निगरानी रख सके। तो ये, इसके अलावा इवन अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए भी ट्रेनिंग होती है। तो अकाउंट्स मेंटेन करने की भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे पंचायतों को, हमारे जो पानी समितियां हैं उनको। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, चूंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसी का मैं राष्ट्रीय नोडल अधिकारी था पेयजल सुरक्षा का, तो मुझे पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन में 2.39 लाख करोड़ इतना पैसा 15 फाइनेंस कमीशन से आया है। और खुशी की बात यह है, मैं आपको बता दूं, और मोहन यादव सरकार को इसके लिए मुझे बधाई भी देना चाहिए, हमारी सारी सरकारों को, पिछली सरकारों को भी, कि इस 24,000 पंचायतें करीब मध्य प्रदेश में 25,000, उसमें से 22,995 पंचायतें इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी बहुत टफ होती है, मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में बहुत सारी पंचायतें इसके लिए एलिजिबल नहीं है 15 फाइनेंस कमीशन के फंडिंग के लिए, लेकिन हमारे यहाँ एलिजिबल है, क्योंकि हमारे पंचायतों का जो ऑडिट है, बुक कीपिंग है, अकाउंट्स है, वो ठीक से बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि पंचायतों को इसी स्तर पे बनाए रखा जाए, 15 फाइनेंस कमीशन के जो फंड्स हैं उनको भी लाया जाए, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी को केंद्र सरकार से हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई भी करना पड़े, यानी संघर्ष करना पड़े कि नहीं, हमको ये 15 फाइनेंस कमीशन के फंड चाहिए सर। जल जीवन मिशन के फंड्स हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के फंड्स हैं, उसके साथ में, और 15 फाइनेंस कमीशन की जो प्राथमिकता है बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, पेयजल और स्वच्छता। बाकी स्ट्रीट लाइट, सड़क, ये सब बाद में आता है। तो पेयजल और स्वच्छता पे सबसे ज्यादा जोर है 15 फाइनेंस कमीशन का, उसका पैसा पूरा हमारे पास आना चाहिए। टेक्निकल जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इवन सॉफ्ट कैपेसिटी बिल्डिंग है, अकाउंट्स की है, टेक्निक्स की है, टेक्निकल है, पाइपलाइन मेंटेनेंस है, हैंडपंप मेंटेनेंस है, वाटर क्वालिटी है, इन सब के लिए जो काम होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे पंचायत सचिव साहब इस बारे में सजग हैं, जागरूक हैं, और निश्चित रूप से उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट है पंचायत सचिवों का, उसको भी हम भुला नहीं सकते। वो चूंकि पंचायत एक तरह से सरपंच के एडवाइजर होते हैं, तो सरपंच को सही दिशा में ले जाएं, और पंचायत सचिव आपके एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन को भी मेरे ख्याल से पंचायत सचिवों को इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम किस तरह हमारे गांव की नल जल योजनाओं को, अन्य योजनाओं को ठीक से मेंटेन कर सकते। ठीक है, नरेंद्र जी कितना सहमत है आप? जी बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। एक बात जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय पत्रकार साथी कह रहे थे कि इसमें बजट मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायतों को नल जल योजना के संधारण के लिए एक नाम मात्र का कोई बजट नहीं मिलता, जीरो बजट है। हम एक 5वां वित्त आता है हमारा, उसमें से ही रख रखाव करते हैं भाई साहब। बाकी पीएचई विभाग ने जब से लाइनें डाली हैं, मोटर लगाई हैं, अपना पल्ला झाड़ लिया है, पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है। मेरा ये कहना है कि पानी समितियां भी तभी सक्सेस हो पाएंगी जब तीनों विभाग का संयोजन हो, एक विद्युत विभाग, दूसरा पीएचई और तीसरा ग्राम पंचायत। क्योंकि अक्सर देखा जाता है विद्युत विभाग मनमाने बिल दे रहा है, 31 मार्च आता है, विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। यदि एक दिन भी पानी नहीं दिया जाता है तो गांव का व्यक्ति कहता है कि आपने पानी बंद कर दिया, हम किस बात का टैक्स दें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस विषय में संज्ञान लेंगे कि जो ग्रामीण स्तर पर जल आपूर्ति की जा रही है उसकी विद्युत दरें कम से कम हो, ताकि हम उसका विद्युत बिल, या फिर हमें फंड उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इतना वसूली नहीं आ पाती कि हम बिजली बिल भी चुका दें, पंप ऑपरेटर को भी वेतन दे दें। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पानी समितियों में जो अभी आपने बताया कि 50% महिलाएं रहेंगी, सरपंच अध्यक्ष रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है, मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक वार्ड से एक एक नागरिक उसमें लिया जाए, ताकि वो उस वार्ड के प्रति जवाबदेह रहे कि मैं स्वयं पहले पैसा दे रहा हूं, तब गांव का अन्य व्यक्ति पैसा दे। इससे निश्चित एक अच्छा संदेश भी जाएगा। ठीक है, भूपेंद्र जी क्या कहेंगे?
ये बिल्कुल अभी जिस तरह से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे भाई साहब, और जिस तरह से उन्होंने बात रखी पूरा उसका, तो और जिस तरह से बारीकी रूप से सचिव जी ने अपनी फेस समस्याओं को बताया, तो निश्चित रूप से ये बात भी है कि जो गांव हैं, उनके वार्ड हैं, उन वार्ड के लोगों के प्रतिनिधियों को लाया जाए, क्योंकि अगर उसमें सहभागिता नहीं होगी, अगर 15 वार्ड हैं, 10 वार्ड हैं और उनके लोग नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से ना रेवेन्यू जनरेट होगा और ना ही उसका संदेश निश्चित स्तर पर जा पाएगा। तो ये जरूरी है। और दूसरी बात, इसके जो पंप की जो बिजली की दरें हैं, उसके लिए सरकार को जो हर ग्राम पंचायत में पंप लगे हैं उनके लिए तो एक विद्युत विभाग से एक सर्कुलेशन जारी करना चाहिए कि उनकी दरें कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, जिस तरह से किसानों को दी जाती है इस तरह से इसमें भी ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये बात सही है कि मोटर चलती है, काफी लंबे आबादी बढ़ती है, लंबे समय तक पानी का दोहन होता है, तो वो बिजली का वो भी मेंटेनेंस बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात ये है स्वच्छता और साथ में जल का संरक्षण। ये कमेटियों के साथ साथ ये ग्राम पंचायत की भागीदारी में जिम्मेदारी का निर्वाह होना चाहिए। मतलब कि ये होना चाहिए कि गांव के हर व्यक्ति की सहभागिता का मूल्यांकन होना चाहिए। और उसके बाद जो सचिव होते हैं, जो ग्राम सचिव के रूप में, वो सचिव वो एडवाइजरी जारी करें, क्योंकि वो ऐसे उनके सलाहकार हैं जो उस कमेटी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण सलाह रहेगी उनके लिए, और उसका सलाह क्योंकि वो समन्वय है का काम करेंगे, क्योंकि वो ग्रामीणों के बीच में भी और उस समिति के बीच में, और उसके सलाह से ही आगे की क्रियाएं विधि चलेंगी। तो ये निश्चित रूप से इस तरह से ध्यान देनी पड़ेगी। छोटी छोटी कमियां हैं लेकिन इनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन उस हिसाब से स्वावलंबन ग्रामीण की ओर हम बढ़ रहे हैं, और स्वाभिमानी हम गांव बनाएंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छ और निर्मल और जलपूर्ण गांव होंगे, तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जी ठीक है। सुधींद्र जी, अभी आप प्रशिक्षण का जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो समितियां हैं पानी की, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। अगर इनको प्रशिक्षण मिलता है तो फिर ये कितनी सहायक हो जाएंगे समिति के संचालन में? बहुत 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 मदद मिलेगी इससे, बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे तकनीकी विषय होते हैं जिनके बारे में हमारे ग्रामवासी जो हैं वो अनभिज्ञ होते हैं। वैसे उनका पानी के बारे में ज्ञान, मैं बता दूं, हम वैज्ञानिकों से, मैं खुद भूजल वैज्ञानिक हूँ, हम वैज्ञानिकों से ज्यादा गांव में ज्ञान है, क्योंकि वो अपने गांव के पानी को देखते हैं। लेकिन फिर भी जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो कि हमारा एक्विफर कहाँ पर है, हमारे कितने नीचे से पानी हमको मिल रहा है, खारा पानी किस लेवल पर है, पानी को खराब होने से, दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, हमारी नल जल योजनाओं का संचालन कैसे करें, क्या हम इसमें कोई स्मार्ट मीटरिंग या स्मार्ट कोई आईओटी लगा सकते हैं। और पंचायतें, बहुत सस्ती टेक्निक्स हो गई है, पंचायत अपने खर्चे पे लगा सकती है। तो इनसे इन प्रशिक्षणों से बहुत बहुत मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये मदद इस तरह से होना चाहिए, जिस तरह का मॉडल हमने ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी पायलट्स में किया था, कि सबसे पहले हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स किया है। सबसे पहले हमारे ट्रेनर्स को हम ट्रेन करते हैं, तो पूरे राज्य के लिए या पूरे जिले के लिए हमने मान लीजिए 10 ट्रेनर्स बना दिए। वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट तैयार कर सकता है। तो हमारे पास 50 जिलों में मध्य प्रदेश में 500 ट्रेनर तैयार हो गए। वो 10 ट्रेनर फिर अपने जिले में अलग अलग पंचायतों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसमें जरूर मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए कि एक अच्छी ट्रेनिंग हम पानी समितियों को दे सके। तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरा, बिजली की मैं बात कर रहा था, तो एक जमाने, मुझे याद है बहुत पहले गुजरात में 2011, 10, 9, 12 तक भी पेयजल योजनाओं के लिए बिजली मुफ्त होती थी। लेकिन बाद में कुछ हुआ कि ये माना गया कि राज्य सरकारों पे समय हो गया और मुझे इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या से निजात दिलाया जा सके, और इसको लेकर अब पानी समितियां बनाई जाएंगी। तमाम पंचायतों में पानी समितियां रहेंगी जो जल और नल जल का रखरखाव करेंगी। वहां पर जो भी समस्याएं जाएंगी उनका समाधान किया जाएगा, और ये जो समितियां होंगी ये जो सरपंच होगा उसको रिपोर्ट करेंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।